राव खालिद साहब, क्या इस फैसले के बाद जो आज आया सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद पार्लियामेंट की नंबर गेम बदलने वाली, या फिर नंबर गेम तो तब बदलेगी जब नोटिफाई होंगे अरकान? नोटिफाई किसने करना है? ईसीपी ने करना है। ईसीपी के हाथ बंधे हुए हैं, ये भी हमें पता है। तो क्या होगा फिर, क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो इस फैसले पे जो मेरा इम्प्रेशन है, मैंने पढ़ा पूरा 4 पेज का वजाहत, वो जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने, उस पर उन्होंने, मैं वन लाइनर कह देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप। ये सिंपल सी बात उसमें जो पूरा सारा फैसला पढ़ के आपको समझ आती है। जहाँ तक अक्सरियत की बात है, ये अक्सरियत कर भी लेंगे। जो एक इस वजाहत के आने की वजह भी बुनियादी तौर पे ये है कि कल से ये एक इम्प्रेशन आना शुरू हो गया था कि जो 41 अरकान हैं जिनके अभी तक नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं किया और उनको वो पीटीआई का हिस्सा नहीं मान रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा उनका नोटिफिकेशन, तो उनके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि क्योंकि वो किसी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोई भी डिसीजन कोई होता है तो वो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वो अगर वोट देंगे तो वो 63 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। तो वो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। आज के फैसले ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि यहाँ अगर तो आइन और कानून की बात हो रही होती पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से, और उसकी बालादस्ती कायम हो रही होती, उसका ख्याल किया जा रहा होता, इंतखाबात बर वक्त हो जाते, इलेक्शन कमीशन ये ना कहता कि जी हम सदर की तारीख नहीं मानेंगे, तो ये सारा अगर होता तो फिर तो हम मान लेते कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी वजाहत सराह से उन्होंने बता दिया है कि ये पार्लिमानी पार्टी है, वो पीटीआई के रुकन है, और वो पार्लिमानी पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर बड़ा क्लियरली कर दिया है, तो अब जो उमर अयूब साहब का फैसला होगा वो फैसला जो है वो सब पे लागू होगा, और जो भी वोट देगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो पहले वाला 63A पे वो ग्राउंड में मौजूद है, उसकी बुनियाद पे वो वोट उनका काउंट ही नहीं हो सकता किसी तरीके से। लेकिन हमने, जैसे मैंने कहा, यहाँ आइन और कानून के तो जो धज्जियाँ जिस तरह उड़ाई जा रही हैं, और लेटेस्ट जो है पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह पुलिस ने घुस के MNS को गिरफ्तार किया, पार्लियामेंट की तौकीर का ये हाल है, तो वहाँ के क्या हम तवक्को कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये दे विल गो अहेड। कल वो कैबिनेट का इजलास कर रहे हैं, वो अपने वहाँ पे कैबिनेट उसकी अप्रूवल देंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं उसको लेके आएंगे, और वही जो लोग कुछ रात को सुना उठाए हैं, कुछ पहले के हैं, तो उनको कर करा के तो ये कौमी असम्बली से पास उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पैकेज जो वट एवर उसको कराएंगे या कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो डिटर्मिन्ड है, वन वे आर दी अदर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, इकॉनमी बैठ जाए, दुनिया हमें जिस नज़र से मर्जी देखे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है तो वो करेंगे। लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि ये जितने भी लोग, हम अपने मुल्क की अगर बात करें, अयूब खान साहब से लेके जनरल मुशर्रफ तक, और फिर अब ये जो कुछ कर रहे हैं, हर किसी ने इसी किस्म के लॉज बना के कोशिश की कि वो अपनी कुर्सी मजबूत कर ले, और वो कोई अपना हुक्मरानी के मुद्दत को तवील कर ले, और किसी तरीके वो हमेशा हुक्मरान रहे, या उसके ख़ानदान के हुक्मरानी का सिलसिला चल रहा है, वो बादशाही नुक्ता नज़र से, ठीक है। लेकिन ये है कि ये तो शायद किसी हद तक इसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन आबे हयात नहीं मिला अभी तक इनको कि ये कहें कि जी अब 700 साल तक एक ही हुक्मरान बैठा रहेगा, या जाहिर है उसमें चेंजेस आती है। बड़े बड़े ख़ानदान तबाह हो गए, ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान मुगलिया, तुगलक, खिलजी, कौन कौन से ख़ानदान थे। इसी तरह बरतानिया के आप देख लें, तो ये सारे आते हैं ख़ानदान, बड़े बड़े सोचे वही होती हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। जमहूरियत के नाम पे लेकिन जो खिलवाड़ किया जा रहा है मुल्क के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ, और इस अवाम के साथ, अवाम वोट किसी को देती है, हुक्मरान कोई बन जाता है, अवाम मुंतखब किसी को करती है, वज़ीर आज़म कोई और बन जाता है, और वज़ीर आज़म भी वो बनता है जिस पे फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी थी, और उससे अगले दिन वो वज़ीर आज़म बन गया, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया पीछे से। तो इन चीज़ों से आप वक्ती तौर पे निकाल सकते हैं सारा। हम जिस नहज पे आज पहुंचे हुए हैं, जिस सूरत हाल पे आज पहुंचे हुए हैं, उसकी वजह ही यही है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, ताकत को, कुर्सी को जफ्फी मार लेना, छोड़ना ना कि मैं तो बस इसी के लिए पैदा हुआ था और मेरा हक है, खानदानी हक है हुक्मरानी करना, तो उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, दूसरी चीज़ मैं कह दूँ, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, वो जो पैकेज है अभी तक उसका नहीं पता, सच्ची बात है, इनकार कर रहे हैं ना फजलुर रहमान साहब, तो इनकार कर रहे हैं। ये खबर मैं देख रही हूँ इस वक्त अपने पास। फजलुर रहमान साहब इनकार नहीं, वो बड़े सियाने बंदे हैं। अच्छा, वो बड़े सियाने बंदे हैं,
मैं उन पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, लेकिन वो बड़े तरीके से चलते हैं। उन्होंने देखे, हुकूमत को दो चीज़ें दरकार है, ठीक है, दो में से एक कोई भी हो जाए तो उनका काम बन जाता है। एक ये है कि एक्सटेंशन हो जाए, काजी साहब कंटिन्यू करें एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन 3 साल उनके हुकूमत के और बाकी लोगों के ओहदे के वो पूरे उसमें हो जाएंगे, टेन्योर शन्योर गुजर जाएगा, और शायद उस वक्त तक वो समझते हैं कि बानी पीटीआई भी शायद हमारे रास्ते से हट जाएं और पीटीआई शायद हवा में कहीं गायब हो जाएगी, बादल बन के उड़ जाएगी। तो वो एक ये। दूसरी ये है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल का जो है आइन में अमेंडमेंट करके उसको चेंज कर दिया जाए। वो जब चेंज करते हैं तो काजी साहब रहे ना रहे, अगले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट फिर गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगी। 3 का पैनल या 5 का पैनल व्हाटएवर जो उन्होंने टारगेट किया हुआ कि इस साहब जज साहब बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह से आइन और कानून की समझ बूझ ठीक रखते हैं, तो इनको हम बना लेंगे और उसके बाद तवक्को करेंगे कि वो जो आइन की सूझबूझ और सारा ठीक रखते हैं वो हमारी ख्वाहिशात का भी एहतराम करेंगे। तो वो ये 2 चीज़ें। अब ये दूसरी जो चीज़ है सीनियरिटी प्रिंसिपल, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब एग्री हैं। वो कहते हैं ठीक है, सीनियरिटी प्रिंसिपल ख़त्म कर दें, हम आपके साथ हैं। इस हद तक वो मुत्तफिक हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि और कुछ हो ना हो, काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला वो मुझे ये बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही। बाकी शायद चीज़ें हो जाए, उसमें भी गवर्नमेंट का पर्पस सर्व हो जाता है। गवर्नमेंट को तो अपना पर्पस चाहिए ना। उन्होंने काजी साहब से तो जो उनको तवक्कुआत थी वो पूरी उनकी हो गई, अब उनसे मजीद तवक्कुआत उनको लगानी भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। और इसलिए वो अब कोई नई शख्सियत ढूंढेंगे, नए साहब ढूंढेंगे जो उनसे वो तवक्कुआत रखे और वो पूरी भी हों उनकी। लेकिन हम तारीख का हवाला मैं फिर दूंगा। तारीख में हमने देखा है कि बंदा करता कुछ है, होता कुछ है और चीज़ें किसी और तरफ निकल जाती हैं। वो एक शेर पे ख़त्म करता हूँ मैं कि ख्वाबो ख्याल हुई हैं मोहब्बतें कैसी, ख्वाबो ख्याल हुई ख्यालो ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, कि हम पे भी लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। तो ये वहशत जो लहू की है ना, ये पता नहीं कब ख़त्म होगी, ये इक़्तिदार का लालच कब ख़त्म होगी। राव खालिद साहब, चलें, उनकी जो भी ट्वीट थी और FIA को पूरा इख्तियार है, ज़ाहिर है वो कार्रवाई कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो खुद परेशान हो रहा था और मैंने रात ट्वीट पढ़ा था वो। अच्छा। मुनीर फारूक साहब ने वो किया था और उस पर वही इस किस्म के ऐलानात हमेशा करते हैं कि इस पे क्या होने जा रहा है। इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी मुकदमात कायम होने होते हैं या कार्रवाई होनी होती है तो अमूमन हमारे दोस्त अनाउंस करते हैं वो। तो वो रात मैंने पढ़ा तो मैं इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अच्छा होगा कोई मुकदमा शुकदमा। पहले भी एक वीडियो इस किस्म की आई थी, चली थी, वो हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से बातें थी, तो होगा। लेकिन आज बिलावल साहब की तकरीर के बाद मैंने बाकायदा उसका प्रिंट आउट लिया, एक लाइन कई बार पढ़ी। तो मुझे सच्ची बात है, बिलावल साहब पता नहीं किस तरह पढ़ रहे होंगे उसको, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जो उन्होंने पहली दफ़ा की हो। अच्छा। कि आज उन्होंने कोई नया उसमें इंकशाफ कर दिया हो। वो काजी फाइज़ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से एहतजाज की कॉल पहले से दे चुके हैं। वो एलीट कैप्चर की बात पहले करते रहे हैं। वो पावरफुल की हाई हैंडेडनेस की फस्तायत, ये वो इस किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में भी वो 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि सबको पढ़नी चाहिए। और इस तरह ऐसी मुझे ऑनेस्टली मुझे अगर दो चीज़ें हैं जहाँ से वो आप कर सकते हैं। एक उसमें लिखा गया कि एक शख्स जो है वो पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। अब मेरे ख्याल में तो मुल्क में सबसे पावरफुल आदमी या उनके वाले साहब हैं तो या वज़ीर आज़म हैं, सदर या वज़ीर आज़म। जी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वाले साहब आसिफ ज़रदारी साहब सदर हैं। और उनके जो हैं वो जिनकी वो अतात करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, और उनके यानी अभी तरमीम भी उनके साथ मिलकर करेंगे, वो वज़ीर आज़म है दूसरे शहबाज शरीफ साहब। ठीक बात है। अब सदर वज़ीर आज़म से पावरफुल बंदा उन्होंने कोई अगर दरियाफ्त किया है तो वो उनको बताना चाहिए कि वो किसको सबसे पावरफुल समझते हैं। तो इसका मतलब है वो सदर और वज़ीर आज़म को कुछ नहीं समझते। यही तस्वुर किया जा सकता है कि उनसे भी कोई पावरफुल मुल्क में मौजूद है शख्स और उसकी बात की जा रही है। काजी फाइज़ साहब की बात भी नहीं हो रही मेरा ख्याल है। अच्छा। तो वो ज़रा ये वजाहत कर दे। मुझे ये लगता है कि जैसे ही हम थोड़ी जो ये साल 1.5 साल जब से वो जेल में हिस्ट्री अगर देखें
जैसे ही थोड़ा सा इंदिया मिलता है ना कि उनके मुकदमात को ख़त्म हो रहे हैं, उनके बाहर आने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, तो हुकूमत अचानक कोई ना कोई ऐसी चीज़ ला के और वावेला मचाना शुरू कर देती है। ओ तबाही फिर गई, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद कर दिया इमरान खान ने और बगावत कर दी, और अब मुल्क में इदारे तबाह हो जाएंगे और मुल्क में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम इसके खिलाफ ये नया केस कर रहे हैं और हम ये भेज रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक साकिब बशीर भी इसको कंफर्म करेंगे, मैंने इनसे डिस्कस भी किया, अभी तक मुकदमा कोई दर्ज नहीं हुआ। अच्छा। अभी तक सिर्फ ये रौला डाला हुआ है, इन्होंने शोर डाला हुआ है, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गया और इदारे तबाह बर्बाद हो गए और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं वो। ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली उन्होंने की है। पहले वीडियो की भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, अगर आपको याद हो। जी। वो जो वीडियो अपलोड की थी उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से सारा, तो उसमें हाँ उसमें ये उन्होंने जानबूझ के किया था। आर्मी चीफ के हवाले से बात की गई थी, जिसपे उन्होंने फिर वजाहत भी दी थी बाद में, और कहा था जी किसी और ने लोड कर दी, उनका इरादा नहीं था, ये वो सारा ठीक है। तो उस वीडियो पे ये मुकदमा जरूर बनता था। अभी जो चीज़ है, जो अभी ट्वीट है, उसमें तो मैं पढ़ के थक गया हूँ। मुझे तो सच्ची बात है अभी तक कोई उसमें नज़र नहीं आया। अब ये है कि इतने मुकदमात हैं उनके ऊपर, बगावत के हैं, करप्शन के हैं, गैर कानूनी निकाह जैसा मुकदमा बना दिया, और 9 मई का केस है। कोई भी अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच रहा, ना सजा हो रही है, ना जजा मिल रही है, ना रिहा हो रहे हैं, ना गिरफ्तार हैं, दरमियान में एक तरह से आप कह लें कि वो उनको रखा हुआ है। सिर्फ हमने ये देखा है कि हर मुकदमे के साथ एक किरदार कशी की मुहिम शुरू होती है, और वो 5-7 दिन 10 दिन खूब शोर पड़ता है। अब बैन हो रही है PTI, अब आर्टिकल 6 लग रहा है, अब ये कर रहे हैं, अब फौजी अदालत में ट्रायल होगा, और फिर हम देखते हैं कोई नया शोशा आ जाता है और उसमें फिर हंगामा शुरू हो जाता है। तो मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत खुद कोई बहुत सीरियस नहीं है इमरान खान साहब के मुकदमात चलाने में और उनको सज़ा दिलवाने में, क्योंकि अगर सीरियस होती तो वो मुकदमात चलाती, बयानबाजी ना करती, किरदार कशी की मुहिम ना चलाती, ये पार्लियामेंट में तकरीरें ना करती। अगर बयान देने से ये मामलात होते हैं तो मैं 1000 तकरीरों का हवाला दे देता हूँ, फ़ौज के हवाले से मियाँ साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की, और उनके बाकी परवेज़ रशीद साहब की, और बिलावल साहब की खुद सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो तकरीरें और जजेस के बारे में जो तकरीरें हैं, तो फिर अब तक तो ये तबाह बर्बाद हो चुके होते हैं अगर बयान देने से और तकरीर करने से ये इदारे तबाह होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ शोर शराबा है। अभी तक एक और तरीका ढूंढा गया किसी तरह का तरीके से इमरान खान की रेपुटेशन को ख़राब किया जाए।